खेल खिलौने ले जा बाबू, मुन्ना दिल बहला लेगा। खेल खिलौने ले जा बाबू, मुन्ना दिल बहला लेगा। तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा। तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा। आइए दोस्तों, उस नौजवान शख्सियत का इस्तकबाल करते हैं जो हमारी यूथ जनरेशन का आइडियल है, जो हमारी यूथ जनरेशन का आइकॉन है, जिसकी शायरी में, जिसकी कविताओं में, जिसकी गीतों में बचपन का जिक्र भी है, मिट्टी की सुगंध का भी जिक्र है, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के नौजवानों के लिए चेतना का एक स्वर फूंका है। मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, एक डार्क हॉर्स उनका उपन्यास पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और बेस्ट सेलर का उसे अवार्ड मिला। इसके अलावा उनके और उपन्यास औघड़ और यार जादूगर, उनकी तमाम खिदमात, मुख्तसर ये है कि वो सिविल सर्विस से उन्होंने वाबस्तगी रखी, मगर उन्होंने सिविल के बाद जब साहित्य का दामन पकड़ा तो ये एहसास किया कि सिविल से कहीं ज़्यादा समाज की सेवा, समाज का समर्पण साहित्य के ज़रिए से की जाती है। दुष्यंत कुमार के इन 4 मिसरों के साथ कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो आइए इस महफिल की सूरत बदलने के लिए आली जनाब नीलोत्पल मृणाल से दरख्वास्त करते हैं तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाज। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ नंदन जी आपका कि आपने मुझे अवसर दिया। अभी ओंकार बता रहे थे कि बहुत दूर नवादा से आए हैं, मैं और 140 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। मैं चुपचाप बैठा ये सोच रहा था सर जी कि आडवाणी जी पर क्या गुजर रहा होगा कि बोलना नहीं है, खाली मन की बात सबकी सुननी है। तो वो मुझे पता भी नहीं चला कि आप लोगों ने मुझे आखिरी में रख दिया। मुझे आइडिया भी नहीं लगा, जैसे कि राजस्थान में भजन लाल को नहीं आइडिया लगा कि हमको काय बना दिया मुख्यमंत्री। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वही एक्सीडेंट मेरे साथ कर दिया गया सर यहाँ पे, है ना। नहीं, आपका हक बनता था। लेकिन मैं देख रहा था, वो तो बहुत मैं आभारी हूँ मंच का कि आप लोग यहाँ हैं। नहीं तो जिस तरह से लोग कह के जा रहे थे कि मुझे जाना है, पढ़वा दीजिए, मुझे जाना है, तो मैं तो वंदना जी से पूछ रहा था कि मेरा क्या दरी यहीं पे है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात जो इस कार्यक्रम की लगी, वो मैं पहली कतार के लिए अपनी ओर से मैं आप लोगों का आभारी हूँ। इस मुल्क को जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर संदेह है और इस देश में जो सबसे ज़्यादा इकबाल जिस कतार ने खोया है, वो पहली कतार ने खोया है। अगर पहली कतार उपस्थित रह के कहीं को प्रोत्साहन, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें पीछे खड़े लोगों से कोई खतरा भी नहीं है और उन पर भरोसा है कि वो गिरती दीवार को थाम लेंगे। वाह। मुश्किलात तो है कि जो पहली कतार में बैठे हुए लोग हैं उन पर भरोसा नहीं है, कब उठ के चल देते हैं। तो यहाँ जो पहली कतार के लोगों ने जो एक भी कुर्सी नहीं छोड़ी, मैं मंच की ओर से आप लोगों का अभिनंदन। बेशक हम लोग, मुझे पता नहीं था कि यहाँ हर कवि शायर अपना अपना आदमी लेके आया है। क्या बिल्कुल मुझे ये आइडिया नहीं था। मैं एकदम आया, बिल्कुल कार्यक्रम शुरू होने से पहले। मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता इतनी जल्दी, फिर भी मैंने 2-3 लोग अपने भाइयों को बुलाया। उसमें एक तो बेईमान निकल गया, ये अजहर इकबाल जी का हो गया इसको, जबकि मैंने बुलाया था। क्या कहने। मगर नीलोत्पल जी, हमें एहसास था कि पूरा मुखर्जी नगर यहाँ होगा। नहीं, मुझे पता नहीं, हमें लगा कि वो जो था उसका फिर मैं गीत सुनाता। देखिए, मैं हिंदी का कवि हूँ सर। अब यहाँ जो शांति, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं किसी तपस्या समाधि में बैठा हूँ कई वर्षों के बाद। और ये चाहिए किसी भी रचनाकार को कि उसको मौका लगे कभी वो समाधि में भी बैठे। मैं हिंदी का कवि हूँ, मैं पशु मेला में भी सुनाता हूँ कविता। अब सोचिए कि सोनपुर के पशु मेला में भी सुनाना है, IIT में भी सुनाना है, और दोनों जगह एक ही चीज़ सुनाना है। रेंज देखिए हिंदी का। मतलब हिंदी का कवि ये भी नहीं सोचता है कि मेला में क्या सुनाना है, IIT में क्या सुनाना है। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि सामने कौन बैठा है। जमुना परी बकरी भी अगर बैठी है, सोनपुर में मुर्रा भैंस भी बैठा है, या यहाँ पर एकेडमी के अध्यक्ष भी बैठे हों, कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, हम वही सुनाएंगे। ये रेंज है हिंदी कविता का। तो अब मुझे, मैंने इतने अच्छी शायरी सुनी और इतना सब कुछ सुन लिया, इतना बढ़िया।
कि मुझे हिंदी कविता की तरफ से पहला गीत जो है, मैं भी हिंदी की जिम्मेदारी का एक गीत सुनाता हूँ। स्वागत है। बाकी मैं ऐसे जीनियस गांव से हूँ कि जब पहली बार जब चंद्रयान टारगेट से रह गया था कुछ दूरी पर, हाँ ये यूपीएससी वाला सब यही जोड़ता है, 2 किलोमीटर दूर रह गया, पता नहीं खैनी लगा कहाँ से लोग जान गया 2 किलोमीटर दूर नाप लिया। लेकिन मेरे गांव के लोग बोले कि जब इसरो से नहीं हो रहा है बाबा तो दूसरों को लगाइए। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। वो क्यों बोले कि जब आप वैज्ञानिकता पर भी बहस इस तरह से करने लगेंगे जैसे क्रिकेट पे करते हैं। आपको याद हो, मैं एक बार एक विज्ञान, भारत सरकार के विज्ञान के कार्यक्रम में गया था कलकत्ता। मैंने कहा कि भारत ने वैज्ञानिक प्रगति कर ली, इसका मतलब है कि वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो बड़े उच्च स्तरीय हैं, बड़े मेधावी हैं। ज़रूरत है कि जनता के बीच में वैज्ञानिक चेतना कितनी जा रही है, और साहित्य यही करता है। वो वैज्ञानिक पैदा नहीं करेगा लेकिन लोगों के बीच में वैज्ञानिकता की चेतना जरूर डालेगा। बेशक साझी बेशक। संस्कृति की बात हो रही थी। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ। एक मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, मतलब याद अगर ना भी हो तो आप करेक्ट कर देंगे, कि जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो राख की अब जुस्तजू क्या है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ साझी संस्कृति के हवाले से, और गालिब के शेर को मैं प्रतीक बनाता हूँ कि यमुना के किनारे दफन होने को तैयार संस्कृति वाला एक शायर अपनी कविता की प्रेरणा गंगा के किनारे जलती हुई चिता से ले रहा है। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। जिसको दफन होना है वो जलती चिता से अपनी कविताएं निकाल रहा है, अपनी प्रेरणा निकाल रहा है। हिंदुस्तान इसी का नाम है, और इसी को गंगा और यमुना की संस्कृति कहते हैं। मैं एक गीत सुनाता हूं कि कविता का दायित्व क्या है। गन्ना से चीनी बनाना, चीनी से गन्ना बनाना, कि कुछ और। ये कवि कविता नहीं, क्या कहने। अपने समय की चिंता लिखो। वाह 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 वाह। कविता का दायित्व क्या है। अभी बिलाल भाई कह के गए कि पद्मश्री नहीं मिल रहा है। अरे जब बाबा को नहीं मिल रहा है तो मौलवी साहब आप कहाँ से लाइन में। क्या कहने, क्या कहने। पहले हमारी होने दो, है ना। इतनी हड़बड़ी काहे गई। कि ऐ कवि कविता नहीं, वाह। अपने समय की चिंता लिखो। वाह। कि सब लिखते हैं गहरा समंदर, डीप थॉट। कुछ कवि इतना गहरा लिख देता है सर कि आधा घंटा के बाद उसी में गिरा हुआ पाया जाता है। फिर उसको श्रोता रस्सी डालता, कहता चचा ऊपर आ जाइए आप। इतना गहरा काहे लिखने का, फिसल जाते हैं। वाह। कि सब लिखते हैं गहरा समंदर, तुम डूबे को तिनका लिखो। वाह 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 वाह। ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। वाह। और क्या लिखो। अभी ने कहा उन्होंने कि मैं दिनकर की धरती से आया हूं। मैं दिनकर के जिला से हूं, और मैं बता रहा हूं कि दिनकर जी के जिला के एक विधायक ने एक बार मीडिया के सामने कहा कि हम रामधारी सिंह बिल्डर की परंपरा को बढ़ाना चाहते हैं। वाह। अब मैं झूठ नहीं कर रहा हूं, मैं कसम खाकर, धरती कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप लोग आप यूट्यूब सर्च करिए, ठीक है। दिनकर जी के जिला के विधायक ने क्या कहा कि हम रामधारी सिंह बिल्डर की परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं। क्या कहने। अब मैं उसी जिला से हूं, आप मेरी जिम्मेदारी समझिए। हम दिनकर को बिल्डर तक ले आए हैं, उसके बाद भी अगर मंच पर हम तावीज और मदारीगिरी करेंगे, क्या गुजरता होगा दिनकर जी पर, आप लोग जरा सोचिए। तो वहां से कि आंख में शोला दिखा नहीं है, वाह। तुमने अभी सच लिखा नहीं है। क्या कहने, क्या कि कहने। आंख में शोला
दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं है। कि राजमहल पर क्या लिखते हो, वाह कि राजमहल पर क्या लिखते हो, किसी गांव का रास्ता लिखो। वाह 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 वाह, है कवि कविता नहीं, क्या कहने। अपने समय की चिंता लिखो। वाह 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 वाह, ये वाह। कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। वाह। गीत लंबा गीत है, अब मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि इसकी 4 पंक्तियां और। वाह देखिए, मैं प्रेम पर आपको इसलिए नहीं सुनाऊंगा, प्रेम पर इतने लोगों ने इतनी आप देखिए, देखने से लगता है कि कामदेव के निजी सचिव रहे हों। PS टू कामदेव। क्या कहने, क्या अच्छा जुमला बोला है, क्या अच्छा जुमला बोला, वाह 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 वाह। मैं ऐसा कॉम्प्लीमेंट आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं इस बात की गवाही देने आज रहा हूं, इससे बड़ी उपाधि मुझे आज तक नहीं मिली। है ना। तो ये प्रेम पर लिख सकते हैं सर। जी मैं इसलिए भी नहीं लिख सकता सर, वो आपने वो कहा ना कि सीता हमारी भौजाई सीता की तरह, है ना। तो मैं तो ये कहता हूं कि सारी दुनिया का रंग लिख के ठिठक गई रोशनाई हमारी, सारी दुनिया का रंग लिख के ठिठक गई रोशनाई हमारी। राम हो सकते हैं जीजा हमारे, सीता सदैव रही माई हमारी। वाह 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 वाह, क्या सुंदर बात कही है, वाह 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 वाह। तो हम उस परंपरा वाह, से वाह, आए हैं सर, वहां से आए हैं, इसीलिए मैंने PS टू कामदेव आपको दिया ड्यूटी, और लॉ एंड ऑर्डर हम ले रहे हैं। उसका कारण है, मैं इसलिए भी आप लोगों को प्रेम पर नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मैंने लव मैरिज किया है। अब जिसका हो जाता है वो जानता है कि सब लिखा पढ़ी दफा 69 कागज पत्तर क्या है सब। दूसरी बात यह है कि मेरी पत्नी सर पुलिस वाली है। मैं सर मतलब मैं अगर रात को कभी 11 बजे अपने डाइनिंग टेबल पर पराठा खाते हुए सोचूं कि आज तो प्रेम पर लिख भी दूंगा, तो उधर से आएगी रात को 11:30 बजे डाइनिंग टेबल पर पिस्टल रख देगी। क्या कहने। उसके बाद जो आलू पराठा है वो बारूद पराठा लगने लगता है। उसके बाद बताएगी फिर कि हम बोले इतनी लेट से कहाँ, इतना रात हो गया, क्या बताएं, बगल वाले मोहल्ले में एकदम टंकी में एक लाश मिला है, एकदम छत बिछत, पता नहीं किस क्रोध में मारा है उसको, ऐसा क्या क्राइम कर रहा है। हम लोग पता लगाने लगे कि इतना बड़ा अपराध कैसे, किस तरह से मारा है, आखिर कितना गुस्सा आया होगा मारने वाले को। हमको फिर बोला, फिर जब पता लगा तो पता चला कोई कवि था। क्या कहने। हम वाह 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 वाह, हमने मरने वाला लाश, तो हम कहते तब कहा कि उसी को अभी पोस्टमार्टम वगैरह करा के निकाले, तो और आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? बोला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि 4 पंक्ति यहाँ लटका हुआ मिला। वाह, डिलीवर भी नहीं वाह, कर पाया वाह, था, कोई कलम भोंक दिया है कि और 4 पंक्ति। ठीक है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 पंक्ति लिखा डॉक्टर ने कि 4 पंक्ति इनके गला के पास आते आते रुक गया। अब इनका जो भी वारिस हो उसको 4 पंक्ति सौंप दूं, तो पता चला उनका पोता फरार है कि अब ना बाबा इनका पंक्ति हमसे न ढोवाई, लेवाल नहीं है कोई उनकी 4 पंक्तियों को, है ना। तो ये पोता फरार। ये 4 पंक्ति का आप करें क्या? तो एक गीत चलिए जल्दी जल्दी से गीत सुना देता हूँ मैं। मुझे मेरे लिए मेरे आप लोग बहुत लोग हैं यहाँ बैठे हुए। मैं एक बार नागपुर में गया था, बस धीरे धीरे सर, नहीं धीरे धीरे इसको देखिए, इसका कॉन्फिडेंस देखिए, इस लड़के का आत्मविश्वास जय सवाल का। विश्वास उठ गया, विश्वास उठ गया, विश्वास उठ गया। अरे हिंदी में पढ़ते हो, विश्वास उठ गया।
क्या कहने, क्या कहने, क्या इशारा है वह? कैसे कैसे उठोगे फिर? हैं? क्या कहने? ये या तो विश्वास के साथ पढ़ो या आत्मविश्वास के साथ पढ़ो, क्या कहने, वाह। दो ही विकल्प है जीवन में, है ना? आत्मविश्वास। तो फिर जो है कि तो मैं एक गीत सुनाता हूँ सर। एक गीत मैं वही कर रहा था, मैं नागपुर, यहाँ तो खैर आप लोग, मुझे यहाँ 3 लोग पहचानते हैं, 4 लोग, अभी अभिषेक भैया एक आगे, तो एक मुझे पहचानता है ओंकार शर्मा। इन्होंने 4 दिन पहले जब वंदना जी को बताया तब ये मुझे जानी। दो उसके बाद मैंने इसको बुलाया, सुखवीर को, मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी करता था, अब नौकरी कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो ये अपना टेबल कुर्सी समेट के अभी यहाँ आया है। और अब चौथा एक अभिषेक भाई, इसके अलावा मुझे यहाँ कोई पहचान नहीं रहा था। तो मुझे ही डर लग रहा था कि अब क्या होगा। मैं नागपुर के एक कार्यक्रम में गया सर, दैनिक भास्कर के, तो मेरा क्या हुआ कि दिन भर मैं ये सिर्फ लोगों से बात करता रहा। तो दिन भर मैं ये प्रयास करता रहा कि मैं कुछ लोगों को बता सकूं कि मेरा सत्र है, दोपहर में आप रहिएगा। जब मैं दोपहर को जब पहुंचा अपना सत्र लेने, तो वहाँ आदमी नहीं था। मुझे अंत में, मैं पंडित आदमी हूँ, तो मैंने फिर मारक मोहन मंत्र, उसावर मंत्र, फिर वो सब करके मैंने जिन्न बुलाया। फिर एक तो हिंदी के कवि इतना आत्मविश्वासी होता है, आप लोग जैसे बोले ना कि यहाँ जो भी बैठे हैं साहिबे किरदार बैठे हैं, हिंदी वाला आपसे भी लंबा देता है। बेशक, क्या बात है। वो आपसे भी लंबा देता है। जानते क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मुझे, मैं जब पिछले कार्यक्रम में था तो वहाँ 2000 लोग थे, लेकिन मुझे वहाँ सुनाने के बाद लगा मैं तो कौरवों को सुना रहा हूँ। यहाँ 5 ही लोग बैठे हैं, लेकिन पांडव मुझे सुन रहे हैं। क्या कहने। अब 5 लोग खुश बगल को हुरकुच रहे हैं, अर्जुन तुमको बोल रहे हैं। वाह 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 वाह। आपस में वो लोग अर्जुन युधिष्ठिर भीम हो गया, आपने में कोच कांच के देखो हम लोग को बोल रहे हैं। तो आप लोग खैर, अब जो भी साहिबे किरदार यहाँ बैठे हैं, आखिरी जो कवि होता है वो श्रोता और रोटी के बीच दीवार होता है, और कुछ नहीं होता है। उसका किरदार यही है कि वो श्रोता और भूख के बीच का दीवार है, और दुनिया की कोई भी धारा, विचारधारा अगर आदमी और भूख के बीच में आए तो उसको गिरा देना चाहिए, है ना? देखिए, मैं एक लेखक हूँ, और मैं आपको एक बात, विचारधारा से आया तो मैं आपको एक बात जरूर बताऊं कि जो लोग इस देश में विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम उस वक्त में जी रहे हैं जहां दुनिया की सारी विचारधाराएं ने अपने बदन से कपड़ा उतार के उसको खूंटी में टांग दिया है, और वो नंगा होके घूम रही हैं। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता इस दुनिया में है नहीं। इसलिए वाद का व्हेल मछली कितना भी भारी हो वो बह जाता है। इसलिए दिमाग में बहुत दिनों तक कोई वाद जमा करके रखिएगा तो वो मवाद बन जाएगा। क्या कहने, क्या अच्छी बात कही, वाह। इसलिए जरूरी नए पीढ़ी को यह बताइए कि वैचारिकी पालो, विचारधारा की लठैती मत करो। यहां जिस विचारधारा के नेतृत्वकर्ताओं के पीछे घूम रहे हो, पराठा पलटने में टाइम लगता है, नेता पलटने में उससे पहले पलट जाता है। और ये बिहार रहने वाले से बढ़िया कौन जानेगा? आपको पता है, पालतू राम छोड़ दा, रात को 2:30 बजे मोदी जी फोन करते हैं वहां पे। आप पूछते हैं कि नीतीश कुमार सो गए क्या? कहता है सर सोए तो हैं। कहा जब नाक बजे तो बता देना। जब नाक बज जाता है हमारे मुख्यमंत्री का, तब वो सोते हैं कि कहीं इसको जगली रतिया किसी का और पास ना चल जाए, क्योंकि रात भर तेजस्वी जग के खैनी लगा के बैठा रहता है कि किसी भी भोरभोरिया ब्रह्म बेला भी आ सकते हैं। तो वहां है, तो हम लोग इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं देश को। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, एक गीत सुनाता हूँ मेरी पीढ़ी का, कि हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारियां क्या है। हमारी पीढ़ी की सर, हम लोग जो 35-40 के लोग हैं, हम गलत समय में पैदा हुए। या तो हमको 50 साल पहले जन्म लेना था, या 50 साल बाद। 50 साल बाद लेते तो वेल फर्निश्ड इंडिया मिलता। हमारा काम रहता भोरे उठ के लोटा लेकर दतुअल लेकर खाली घूमना,
लोग पूछते कुछ कर नहीं रहे हैं, कहते सब हो चुका है, अब क्या करना है, अब करना क्या है हम लोग को। एकदम वेल फर्निश्ड इंडिया। हम लोग ऐसे समय में पैदा हुए, सारे परिवर्तन हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी जो है वो कूपन से रिचार्ज हो रही है और बात करते हुए खर्च हुए जा रही है। वाह वाह, ये है हमारी पीढ़ी। हमें लगता है कि हम मोटरसाइकिल के लहरिया कट से दुनियादारी की रेस जीत लेंगे, वो पीढ़ी हमारी है। ऐसे में जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। मैं गीत सुनाता हूँ अपनी पीढ़ी का कि हमारी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा क्यों हैं। कि थोड़ा सा नदी का पानी, वाह, मुट्ठी भर रेत रख लो। क्या कहने। कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो। धान गेहूं सरसों वाले, हरे पीले खेत रख लो। वाह, रख लो एक बैल भैया, हल से बांध के, और दुआरे एक गाय खड़ी हो, चारा खाए सान के। वाह, कि पूछेगा जो को वाह 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 तो वाह 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 वाह, कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे क्या कि कहें? दुनिया ऐसी हुआ करती थी, वाह, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी दुनिया, ये नेशनल म्यूजियम में नहीं दिखा पाइएगा। कि स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो। क्या कहने। पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो। वाह, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, कि भंवरे और तितली जहां खेले मिले जुले रे। क्या कहने? और कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना। वाह, मैं आजकल देखता हूँ जो ग्रेटर नोएडा या गुड़गामा में जो परिवार रह रहा है, जिनके माता पिता अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर जहानाबाद में छूट गए हैं, या आपके यहाँ जौनपुर सुल्तानपुर में छूट गए हैं, ये लोग मोबाइल पर दिखाते हैं कि ये लोग बोलते हैं अपने बच्चों को कि विंटर वेकेशन में बेटा ले चलेंगे ग्रैंड पा दिखाने, ग्रैंड माँ दिखाने। ये लोग इस तरह से छुट्टी की बात करते हैं कि दिखाने ले चलेंगे, जैसे बांधवगढ़ भालू दिखाने ले जाएगा ये। और बच्चा पूछता भी है, इतनी इतनी जिज्ञासा है, दादी कैसी होती है माँ, मॉम। हम लोग मम्मी वाले थे, अब मॉम आ गई हैं, आप लोग माता जी वाले होंगे, जो छोटा भीम दिखा के चाउमीन खिला रही हैं बच्चों को, है ना। हम अपनी विरासत का यही सदुपयोग कर रहे हैं कि हम बाल गणेशा देख के पास्ता खिला रहे हैं और आहत भी हो जाते हैं। तो वहां से कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना। वाह, कि आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना। क्या कहने। रख देना ताखे पर आधी, बीड़ी की निशानी रे, कि जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। वाह वाह वाह, और क्या बचाना, कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, क्या उस कहने? पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना। रखना वही एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। वाह वाह वाह, और क्या बचाना, कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना। वाह, याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, वाह, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। क्या कहने। और क्या बचाना, कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे। भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। क्या कहने, क्या कि कहने। पूछेगा जो कोई तो
अरे उसी को बताएंगे और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। ऐसी हुआ करती थी, वाह वाह वाह, क्या थी, कहने। हुआ करती थी। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, जिंदाबाद। और जी ठीक है, गीत रील बनाने वाला सुना देते हैं। एक तो हिलाल भाई ने इतना मतलब बढ़िया परिचय दे देते हैं, इतनी तारीफ कर देते हैं कि आदमी नर्वस हो जाए। आपका हक अच्छा है। सूत्रधार का यही काम है। हम लोग तो आदमी है सर। एक अच्छा सूत्रधार अगर करे तो सांप को भी बुलाए मंच पर। हाँ, उसकी अपनी जिम्मेदारी। तो यही बोल के बुलाया कि चमचमाते चमड़ी के स्वामी। वाह, क्या कहने। अब सांप का दिमाग में चल रहा कि हम काबिल हैं। ही चमचमाते चमड़ी के स्वामी, अपने लहरिया चाल से हाथी का पसीना छुड़ा देने वाले, क्या कहने। अपनी जिह्वा पर विष का थैला लिए। वाह। मैं निवेदन करूंगा नागराज से कि मंच पर आए और डसें। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 और वाह हंसता है। वाह। यही होता। अब नागराज को लगे कि हम कवि हैं, तब हम हिंदी जाने हो तो हमको इस भ्रम नहीं है ना। तो एक गीत सुना देता हूँ, एक आज के कार्यक्रम का। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, तो वीर रस का एकमात्र कवि यहाँ पर बैठा हुआ है। हालांकि ओंकार थोड़ा और कॉन्फिडेंस से रस दिखाता, ही लगा कि हाफ गिलास रस है, थोड़ा सूखा, छोटा कप अनार। ये ओंकार तो खैर देखने में भी वीर रस वाले जैसे लगते हैं, मेरा भाई है। आपको ऐसा ऐसा सर वीर रस का कभी मिलेगा ना सर, 35 किलो का बिल्कुल सही बात है। लेगा वाह। हाथ में माइक ने तीर धनुष लिया हुआ, वहां से कूदेगा यहां तक आएगा। आपको लगेगा कि अभी रामलीला छोड़ के कवि सम्मेलन में आया है। कहाँ है जामवंत, कहाँ है रावण, यहां से वहां तक करेगा आपको। क्या आप कहेगा भाई भाई 1 मिनट भाई। उसके बाद वीर रस का कवि नस फुलाया हुआ है। तुरंत आयोजक कहता है भाई अनार का रस दो, नहीं तो वीर रस का कवि खत्म हो जाएगा। क्या कहने। खून का फव्वारा फेंक रहा है कान से। हाँ? ये वीर रस का कवि, 45 किलो का कवि, इतना आपको आग लगा देगा, इतना आग लगा देगा पाकिस्तान के नाम पर कि आयोजक कहता है नाश्ता छोड़िए, पहले 3 बाल्टी पानी लाइए। उसके बाद मैं जहां पढ़ता हूं सर, 4-5 वीर रस का कवि हो जाए तो मेरा 15 मिनट तो खून खप्पड़ पोछने में चला जाता है। जी, क्योंकि आदमी युद्ध के मूड में रहता है। अच्छा, मजे की बात यह है, इतना सस्ता युद्ध अगर हो जाए तो कोई भी कर लेना चाहे। आप अगर डायरी से विश्व युद्ध जीतना चाहते हैं, पाकिस्तान हम लोग को धमकी देता है कि अच्छा सोचो कि किसी दिन अगर हम अपने नक्शा पर तिरपाल डाल दिए तो मेरे वीर रस परंपरा का फिर क्या होगा। वीर देशभक्ति का कविता पढ़ता है और आपको केवल एक नाम याद रहता है, पाकिस्तान। आप अपने ही देश भूल जाते हैं। अरे देशभक्ति की कविता पढ़ रहे हैं भाई, देशभक्ति। वाह, क्या सच्ची बात कही है। वाह, ये देशभक्ति है। हम पढ़े लिखे आदमी, हम पढ़ के आए हैं भाई। तब अब देशभक्ति कविता, और उसके बाद आपको अच्छा, जो वीर रस का कवि होता है वो इतना गर्म, उसका माथा उतना गर्म रहता है, इतना गर्म, उसके पास कोई फैक्ट नहीं रहता है। क्योंकि वो वीर रस का कवि, वो पढ़ेगा काहे, वो कहेगा राणा सांगा ने मुझे स्वप्न में बताया, हल्दी घाटी का मिट्टी में खा के आया, यही सब वो बोलेगा। उसके मुंह में जितना डिग्री सेल्सियस माइनस आ जाए सर, नाश्ता के हिसाब से जो आपने उसको कार्यक्रम के पहले दिया है, ठीक है, जितना डिग्री माइनस सेल्सियस उसके मुंह में आ जाए, कह देगा वहां सीमा पर 776 माइनस डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पर खड़े हैं जवान। अब लद्दाख से बर्फ चलता है लखनऊ की ओर, और ठक ठक करते ऊपर आता है बर्फ। कवि का पाँव पकड़ता है कि चचा इतना भी ठंडा नहीं होते हम लोग। वाह 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 वाह। इतना भी ठंडा नहीं होता, ये होता है कुछ भी बोल। उसके बाद भौतिकी विज्ञान मंच के कोना से, वहां से देखता है फिजिक्स,
फिजिक्स कहता है मेरे तरफ से माला पिनाओ कवि को। फिजिक्स सटता नहीं है कि छू देगा तो बायोलॉजी हो जाएंगे। फिजिक्स वहां से देखता है बर्फ, लेकिन हिम्मत करके आ जाता है और मारता है बर्फ को कि पिघला दूंगा तुझे अभी। वो रेडबुल पी के आया है भाई। इसके पास सैनिकों का आंकड़ा ऐसा रहता है जो भारत की सेना के पास नहीं है। सेना पूछती है कि अच्छा आप बताइए इस वाले युद्ध में कितना गया, आपका डायरी में कितना लिखा गया है, कुछ भी बोल देगा। जब आप लोग सोए हुए थे तब देश की संसद में रात को 12:30 बजे क्या हो रहा था, बस तू ही जगा हुआ था। वीर रस के कवियों का 1.5 घंटा पेमेंट रोक के देखिए, उसके बाद वो कहेगा सर वो सब तो मंच पे होता है, इसको कि ना तो देखते मेरा हृदय तो आप जानते कितना निर्मल है, आप अगर दे देते फिर हम निकल जाते। पूरे पब्लिक को पाकिस्तान की तरफ कूच करके अपने निकल गया वो देवघर जहां से आ रहे हैं। और क्या कहता है कि इतनी जोर से तालियां बजाइए कि लाहौर तक आवाज जाए। और आपको मैं बताऊं वो बोलता है तो बोलता है, बेचारा उसका अपना बिजनेस है, आप बजाने लगते हो कि चले ही जाएगा वहां तक। खैर कोई बात नहीं, वीर रस का कवि वो तो मेरा भाई जानता है, ये नहीं बोला कि वीर रस का मैं अकेला कवि, हम भी है वो तो मेरे साथ, हम लोग दिनकर वाले हैं। हम लोग देश के भीतर की बात करते हैं। देशभक्ति का सिलेबस कहता है कि नई पीढ़ी को देशभक्ति के बारे में बताओ। अगर किसी के जान बचाने के लिए लहू चढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि ठंडा खून चढ़ाइए, गर्म खून किसी का जान बचा नहीं सकता है। सर बायोलॉजी यही सिखाया हम लोग, तो काहे बच्चों का खून उबालते। और देश की सेना में इतना ताकत है कि वीर रस का 45 किलो वाला कभी नहीं भी पीछे से डायरी देगा तो भी हम ही जीत के आएंगे पूरी दुनिया में। एक गीत आपका जो दौर था, एक पीढ़ी सर इंस्टाग्राम की है, एक सेवाग्राम की पीढ़ी है। अब हमारा जो, हम भी उसी में है कि भाई हमारा जो दौर था, हम लोग जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो हम लोग में से ऐसा कोई भी लड़का नहीं था जो स्कूल जाए रास्ता में ईंट का एक टुकड़ा मिले और दिल ना बना दे दीवार पर। यूकेलिप्टस का पेड़ तो हम सोचते थे सरकार इसलिए लगाती है कि दिल बना सकें, क्या कहना। और फिर जाड़े में ताप सके जला के। तो वहां से एक गीत करता हूं, आप स्कूल जा रहे हैं और वहां से एक गीत शुरू होता है कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। वाह, कौन थे आप लोग जिसके पीछे पीछे हम लोग आ रहे हैं? ये इंस्टाग्राम वाले नहीं समझ पा रहे हैं वो जादू। कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के। वाह। और उड़ती तीर भी स्वैग, उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के। वाह। पर दिल टूटे तो वाह, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उस दौर का जादू क्या जाने, वाह 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 वाह। ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर, क्या चित्रण किया, वाह। कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के। वाह 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 वाह। और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। अरे मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के। और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। वाह 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 वाह। और क्या था वो दौर, कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के। वाह।
और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, वाह। और पुलिया पे बैठे रांझा बनके। देखिए यहाँ पर मैंने कविता में पुलिया इस्तेमाल किया है, इसका बड़ा साइंटिफिक कारण है, क्योंकि मैं बिहार से आ रहा हूँ। नहीं, मैं आ रहा हूँ बिहार से, हम और ओंकार भाई। तो अगर आप अखबार पढ़ते हो तो जहाँ हर महीना एक पुल निकल जाए नदी में, वहाँ कविता में भी भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने सुरक्षा के लिहाज से पुलिया इस्तेमाल किया कि यही रहेगा, बहेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ इंजीनियर भ्रष्ट है, कतई नहीं। हमारा तो मुख्यमंत्री ही इंजीनियर है, आप विकिपीडिया देख लीजिए, इंजीनियर है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? असल में हमारे इंजीनियर ने पढ़ा हिस्ट्री, तो देखा कि कन्फ्यूशियस बोलता है, चाइनीज दार्शनिक, की प्रकृति का सम्मान करो, वो सर्वश्रेष्ठ है। लाओ त्से बोल रहा है कि प्रकृति के पीछे पीछे चलो, वर्मा साहब। हमारे राज्य का इंजीनियर बोला कि कन्फ्यूशियस, लाओ त्से इधर खड़ा हो जाओ, खाली बोलने से होता है रे, खाली बकैती कि करके भी दिखाना होता है, तो कैसे दिखाएगा? तो हमारे इंजीनियर्स ने कहा कि सर सोचिए, कोई पुल हम ऐसा बनाएं जो 300 साल तक नदी में खड़ा है, कोई नदी के ताकत पर भरोसा करेगा? फिर क्या के प्रकृति की ताकत पर करेगा कोई भरोसा? तो पढ़िए, वाह। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए हमने अपने राज्य का लोहा बहाया है। मेरे राज्य के लोहा के लिए ताली बजाइए आप लोग, कवि उवि के लिए हो गया वो कि स्वागत। पुलिया पे बैठे रांझा बनके, वाह हीर न पाने वाले लड़के। वाह। लेकिन यही लड़के जब अपने अपने समय में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले, कि जब हक में उठे तो, वाह। कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। वाह। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। वाह, 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 बहुत बहुत वाह। धन्यवाद, जिंदाबाद, आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय हो। जिंदाबाद। आप जिंदाबाद। जितने भी लोग थे, आपने जितने मोहब्बत के साथ सुना।